नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून नगर निगम का 27वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सीएम धामी ने 45 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही उन्होंने ई ऑफिस भी लॉन्चिंग भी की। सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि देहरादून नगर निगम अपने 28वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने देहरादून नगर निगम वासियों और देहरादून के महापौर और नगर आयुक्त को शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां बहुत ज्यादा रहेंगी, क्योंकि जल्द ही दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड शुरू होने से प्रदेश के साथ साथ राजधानी देहरादून में जनसंख्या दबाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि चाहे एयरपोर्ट हो, आईएसबीटी हो या रेलवे स्टेशन हो, सभी जगह से लाखों यात्री देहरादून पहुंचते हैं और ऐसे में शहर को सुरक्षित रखना नगर निगम का कार्य है। स्थापना दिवस नगर निगम के इस अवसर पर देहरादून के सभी नगर निगम वासियों को, देहरादून शहर वासियों को, सभी देहरादून के महानगर के हमारे मेयर, नगर आयुक्त समेत पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियां, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। आगे नगर निगम जहां आज अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है, उत्सव के साथ साथ आने वाले समय में चुनौतियां हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हरित देहरादून मिले, नीट देहरादून मिले, क्लीन देहरादून मिले, ग्रीन देहरादून मिले, इसके लिए हमको काम करना होगा। क्योंकि बहुत जल्दी ही देहरादून में दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद इस शहर पर आने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ने वाली है। हवाई अड्डा हमारा आज पूरे देश के लिए अपनी सेवाएं यहाँ से संचालित कर रहा है। ट्रेन सेवाएं अच्छी चल रही हैं, बस सेवाएं चल रही हैं, आईएसबीटी भी हमारा काम कर रहा है। और देहरादून शहर में एक बड़ा लोगों का आना जाना भी है, एक बड़ी बसावट भी हो गई है। उसमें बहुत सारी हमारी चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों को ठीक प्रकार से समाधान की ओर ले जाने का काम, आगे के लिए अच्छा मार्ग प्रशस्त करने का काम, हर एक नागरिक को यहाँ पर सुरक्षित और एक अच्छी जिंदगी मिले, उनके लिए अच्छा परिवेश मिले। हमारा नगर निगम देहरादून उसको बनाने का काम करेगी। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर देहरादून शहर को एक आदर्श शहर बनाने के लिए पहले से ही काम कर रही है। हम इस काम को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं आज के अवसर पर सबको शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 142 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये अवसर चिकित्सा के क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह करते हुए कहा है कि सभी अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ उनके भीतर संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा की भावना भी विकसित करें, जिससे वे कुशल और दक्ष चिकित्सक बनने के साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और मानवता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी पूरी ईमानदारी से निभाएं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला आना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ रेलवे पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें एसडीएम विवेक राय, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, एसपी सिटी मनोज कत्याल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कल सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को लेकर फैसला आना है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। लोगों से अपील की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। किसी भी तरह से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। अराजक तत्वों के साथ कड़ाई से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है।
कल जो एक संभावित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में तिथि नियत है, तो उसको लेकर के लोगों के मन में किसी प्रकार की आशंका न हो, किसी को प्रकार का भय न हो, कोई संशय न हो, उसको लेकर के हम लोगों ने तैयारी की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे एसपी सिटी साहब हैं, हमारे एडिशनल एसपी लाल कुआं हैं और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम साहब हैं, साथ ही साथ सभी सीओज हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स हैं। अच्छी संख्या में फोर्स लगा करके हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिससे कि उनको किसी प्रकार का संशय नहीं रहे, कानून का शासन कायम रहेगा और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो मैंडेट दिया जाएगा उसका अच्छे से अनुपालन कराया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर भय का माहौल बना रहा है प्रशासन। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भय नहीं है। अगर हम आपके बीच में आ रहे हैं तो ये भय नहीं है, हम आपके भय को समाप्त करने के लिए आ रहे हैं। बेसिकली सोशल मीडिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में। उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने स्पेशल टीम जो है बनाई है। इसमें 4 लोग हैं जो कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रहे हैं और सोशल मीडिया में कोई भी बेसलेस यानी कि बेबुनियाद और भ्रामक और किसी को इकट्ठा करने के लिए और दिग्भ्रमित करने के लिए अगर कोई सूचनाएं चलाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा जो पब्लिक है उसमें एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा उसका हम लोग 100% अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और पूरी पब्लिक की सेफ्टी के लिए फोर्स तैनात है। और हम लोग केवल एक डाउट हम लोगों को जो है कि भाई कोई भी गलत इरादे से यदि कोई है और जो सोच रहा है कि मैं इस मौके का या इस अवसर का गलत फायदा उठा लूं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, तो उसके साथ हम बहुत ही सख्ती से निपटेंगे और उन्हीं के लिए हम लोगों ने तैयारी की। हरक सिंह रावत का सिख समुदाय को लेकर दिया गया बयान अब उत्तराखंड की राजनीति में सुर्खियों पर है। पहले तो इस बयान को लेकर हरक सिंह जी को जिम्मेदार माना जा रहा था, वहीं आप बता दें, लेकिन अब बीजेपी नेताओं ने हरक सिंह के साथ साथ पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ हरक सिंह रावत का नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस की सोच का है, क्योंकि हरक सिंह रावत चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। साथ उन्होंने कहा कि उनके बयान से आज सहज होकर कांग्रेस के तमाम नेता गुरुद्वारों में जाकर सेवा कर रहे हैं और माफी भी मांग रहे हैं। थोड़ा सा मुस्लिम समाज के 5-7 लोगों से पूछोगे, उन्होंने ये बयान दिया, इस पर आपका क्या कहना है? इसी तरह से आप लोग अच्छा लाभ को उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं, जिससे लोगों को सूखी ठंड से निजात मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने कमर कस ली है, जिसके चलते आपदा प्रबंधन विभाग आगामी 23 दिसंबर को शीतलहर से बचाव संबंधित कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। आपको बता दें कि जिस पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के निर्देश जारी किए गए हैं कि शीतलहर से बचाव की तैयारियां समय से पूरी कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं और हम लोगों ने जनपदों को निर्देश भी जारी किए हैं कि शीतलहर से बचाव की तैयारी कर ली जाए। जनपदों द्वारा इसमें तैयारी कर ली गई है। अब देख रहे हैं देहरादून नगर निगम में या अन्य नगर निकायों में जहां वहां आवश्यक है सब जगह अलाव दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। कंबल वितरण के बारे में कहा गया है और जहां रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहां बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में अगले फरवरी तक के लिए राशन और आवश्यक जो संसाधन है, जिसमें पेट्रोल के डीजल का भंडारण, खाद्यान्न का भंडारण, दवाइयों का भंडारण और जो आवश्यक सामग्री है उसका भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से जहां भी रेन बसेरी क्या हो सकता है, एक सर्वे करके देख लिया जाए कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर सोते हैं, उनके लिए रेन बसेरी की व्यवस्था कर ली जाए। और हम लोग बहुत जल्दी एक कार्यशाला 23 तारीख को हम लोग प्रस्ताव कर रहे हैं, जिसमें सभी जनपद के लोग और सभी विभाग के लोग जुड़ेंगे। उसमें डिटेल कार्यशाला हम लोग आयोजित करेंगे। गोवा में हुए भीषण अग्निकांड में अल्मोड़ा के एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार मृतक परिवार के लोग दिल्ली में रह रहे थे। आपको बता दें, छुट्टियां बिताने गोवा गए थे। वहीं एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा ने कहा कि मूल रूप से 4 लोग अल्मोड़ा जनपद के रहने वाले हैं, जिसको लेकर पुलिस और जानकारी जुटा रही है। अभी तक इसकी जानकारी
में जो जानकारी हमारे पास आई है उसमें यही आई है कि जो मृतकों में 4 लोग थे वो मूल रूप से बगवाली पोखर जो थाना द्वाराहाट है वहां के रहने वाले थे। बस इतनी ही अभी जानकारी मिली है, लेकिन वो काफी लंबे समय से दिल्ली में सेटल्ड है। तो जो उनसे परिजनों से या जिनसे भी जो संपर्क है उसे यही पता चला कि क्रिमेशन वगैरह वहीं पे कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी इतनी ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। कौन लोग हैं? ये 4 लोग हैं, ये एक ही फैमिली के बताए जा रहे हैं और डिटेल अभी और ली जा रही है। हमें अभी प्राइमरी फेस इतनी ही इन्फॉर्मेशन। ऋषिकेश की आवास विकास कॉलोनी में करीब 2.5 महीने का भ्रूण संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लेकर एम्स में ले गई। पुलिस का कहना है कि भ्रूण का डीएनए टेस्ट कराकर सुरक्षित रखा जाएगा। फिलहाल मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं समाजसेवी रोमा सहगल ने आशंका जताई कि शायद किसी ने अस्पताल में भ्रूण का लिंग जांच कराया और यह भ्रूण बेटी का है, इसलिए इसे दुनिया में आने से पहले ही मारकर फेंक दिया गया। थोड़ी देर पहले ही आशीष अग्रवाल जी का फोन आया कि हमारे घर के आगे ऐसे ऐसे एक भ्रूण पड़ा हुआ है। तो जब मैं आई मैंने देखा ये भ्रूण मेरे हिसाब से 2.5-3 महीने का है और हमारे घर के पास एक आवास विकास में एम्स भी लगता है। तो ऐसा ना हो कि ये लड़की हो और किसी ने जांच करवा के इसको फेंका हो। और इसको फिर पुलिस वालों को बुलवाया गया तो उन्होंने बताया कि हम इसको ले जाएंगे और इसका डीएनए टेस्ट करेंगे, तब देखते हैं आगे की प्रक्रिया में क्या होगा। वक्त चला छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा के अंतर्गत अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से 3 मंजिला कक्षा के निर्माण कार्य को शासन से मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ लंबे समय से जीजीआईसी स्कूल के सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्य को लेकर प्रयास कर रहे थे और उन्हीं के प्रयासों से शासन ने स्कूल में 1 दर्जन कक्षा के निर्माण किए। रखी थी। दूसरा, इस गेट पर कूड़ा पड़ता है, बरसात में इतनी गंदगी हो जाती है, इतनी गंदी बदबू आती है, कई बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो इसको हमने नगर पालिका के लिए भी लिखा था, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। तो फिर जब ये समस्या बहुत विकराल हो गई तो हमने विधायक जी के सामने रखी, जिसका शुरुआत हो गई है, बोर्ड भी लग गया है। प्रिंसिपल साहब मिली थी, थैंक्स करने जब आई थी बिल्डिंग को लेके, तो कई समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेड़ों की हालत, पेड़ गिरने को हैं, आड़े आ रहे हैं, तारें बिजली की को लेकर परेशानियां हैं, पानी नहीं है यहाँ पर बिल्कुल। मेरी जानकारी में नहीं था पहले पानी नहीं। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। Years ago, it was centered somewhere in Asia. It then moved slowly westward, across Central Asia and towards Europe with the Industrial Revolution. And then to the mid-North Atlantic
in the 20th century. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व सैनिक संगठन द्वारा सीडीएस पार्क कंडोलिया में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के श्रद्धांजलि दिवस को शहीद श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मनाया गया। इस दौरान सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मूर्ति पर श्रद्धांजलि देकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं कार्यक्रम में वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। सीडीएस पार्क में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौरी ने किया। उन्होंने कहा कि सीडीएस रावत ने सेवा के दौरान हमेशा देश की रक्षा के लिए काम किया और युवाओं से उनके जीवन से प्रेरणा लेने पर जोर दिया। काफी खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पे इनवाइट हुए हैं और हम गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर से हमारी जो गार्ड है रिट्रेनिंग गार्ड वो यहाँ पे आई है और सेंटर सूबेदार मेजर आए, मैं आया हूँ और हमारे सेंटर कमांडेंट साहब जो कि खुद आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पाए किसी कारणवश। तो हम चाहेंगे हम हर वर्ष इसी तरह से लेट जनरल बिपिन रावत साहब को याद करते रहें और उनसे प्रेरणा लेते रहें। आज बहुत ही हम लोगों के लिए जो है एक ऐतिहासिक दिन मान सकते हैं कि आज से हम लोगों ने यहाँ पर एक नया कार्यक्रम और के जो हमारा पूर्व सैनिक संगठन है उसने यहाँ पर शुरुआत की है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहे ऐसी हम अपेक्षा करते हैं पूर्व सैनिक संगठन से भी और जो हमारे गांव से हमारे जो सैनिक अधिकारी आए थे और उनकी जो टीम यहाँ पर आई उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। ऋषिकेश में फरवरी महीने से शुरू होने जा रही इलेक्ट्रिक बसों का विरोध शुरू हो गया। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने बैठकर सरकार की बसों पर रोक लगाने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर परिवहन महासंघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि फरवरी महीने से 27 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने की तैयारी की जा रही थी। जानकारी मिलते ही उत्तराखंड परिवहन महासंघ भड़क गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से शहर के करीब 5000 से अधिक वाहन चालकों की रोजी रोटी पर खतरा मंडराने लगा है। निश्चित तौर से जब पूरे परिवहन महासंघ द्वारा संगठित तौर पे अगर कोई लड़ाई लड़ी गई है तो निश्चित तौर से सरकार झुकी है और ऐसा पहली बार नहीं पिछले इतिहास में कई बार हो चुका है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है और जो शहरी विकास विभाग द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि तकरीबन 37 करोड़ की लागत से 27 करोड़ ई इलेक्ट्रिक बसों का जो है चलाने का उनका उद्देश्य है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारा जो ऋषिकेश शहर है एक तरफ गंगा और एक तरफ बीच पूरा वन विभाग है, फॉरेस्ट है और बीच में केवल 4 किलोमीटर के पैच में 4 किलोमीटर इधर और 4 किलोमीटर इधर उस पैच में ऋषिकेश शहर बसा है और यहाँ पे जो है लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार और भालू जबकि तराई मैदान इलाके में हाथी लोगों की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। पिछले 25 सालों के आंकड़े जहां भयावह तस्वीर पेश करती है तो वहीं 2025 की घटनाएं लोगों में और अधिक दहशत पैदा करती है। हालात ये है कि लोग अपना गुस्सा वन मंत्री और वन विभाग पर खुलकर उतार रहे हैं। जो अभी हमारा अच्छा काम चल रहा है ना, आपने देखे होंगे कि अभी मीडिया से तो रिफ्लेक्ट करता है जो असली बात होता है। हमको इसमें जो बात होता है तो मीडिया भी उस चीज को उठाते हैं कि इस जगह पे इस प्रकार का हो रहा है। लेकिन पिछले मुझे लगता है शायद 1 महीने में जो भालू का प्रोग्राम शुरू हुआ, हमने पीपुल रीच प्रोग्राम को काफी आगे बढ़ाया। इसमें हमारा जो चीफ स्वास्थ्य ऑफिसर है जो प्रभु सजीव साहब है, उनका अध्यक्षता में हमने 2 जगह मीटिंग भी कर लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी का जो अपेक्षा है उसके अनुसार हमने सारी डीओ को बता दिया है कि आप
बढ़ चढ़ के करिए, ये आपका टॉप प्रायोरिटी है। हमको लोगों को बचाना है और जानवर को भी बचाना है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस चुनाव कैंपेन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत द्वारा सिख समाज को लेकर दिए गए बयान पर विरोध जारी है। हालांकि हरक रावत ने माफी मांग ली है। इसी विरोध के क्रम में किच्छा में भी गुरुद्वारा में सभा के बैनर तले सिख समाज के दर्जनों लोगों ने जुलूस निकाला। आक्रोशित लोगों ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही सिख समाज ने कांग्रेसी नेता रावत से गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के जूते चप्पल साफ करने तथा गुरुद्वारे में सेवा कर अपने बयान को लेकर माफी मांगने और भविष्य में मर्यादा में रहकर बयानबाजी करने की नसीहत दी है। किसी पास के गुरुद्वारे में जाएं, पहले शिक्षा लें, फिर राजनीति करें, क्योंकि 12 बजे का जो इतिहास है वो बहुत ही बड़ा इतिहास है। अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पर कहने के लिए समय कम पड़ जाएगा। इतना बड़ा इतिहास जो हमारे 12 बजे का है, इतनी बेहद घटिया शर्मनाक इतने बड़े ओहदे पर बैठ के जिस व्यक्ति ने की है उसे सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए। पास के गुरुद्वारे में जाके कम से कम 1 महीने तक जो हमारी संगत है उसके जूते साफ करने चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सिख समाज उन्हें वापस नहीं करेगा और हम सिर्फ बैठने वाले नहीं है। मैं हरक सिंह रावत को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना, अगर आप इतनी बड़ी पार्टी में रह के इस तरह की घटना करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे घटिया मानसिकता के जो हमारे नेता हैं उनको शर्म आनी चाहिए। 12 बजे एक कमेंट के रूप में उन्होंने 12 बजे की जो बात कही उनको शर्म आनी चाहिए। उनको 12 बजे का इतिहास ही नहीं मालूम। ये 12 बजे का जो सिखों का इतिहास एक अजीबोगरीब इतिहास है। जब मुगल शासक थे वो हमारी बहू बेटियों को ले जाते थे और उनके साथ कुकर्म करते थे। यही सिख समाज था जिन्होंने अपना एक निशान रखा था कि रात को 12 बजे वो जाते थे तो मुगलों से हमारी बहन बेटियों को छुड़ा कर लाते थे। और इतने बड़े लीडर हैं, उनको मालूम ही नहीं कि सिखों का क्या इतिहास है और किस तरह की अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। बेटियों की सम्मान की रक्षा 12 बजे होती थी, उन लोगों को मालूम नहीं है और उन्होंने वैसे माफी मांग ली है। लेकिन जब तक वो अकाल तख्त साहब जाकर अपनी कही हुई बात की माफी नहीं मांगते तब तक सिख समाज जो है उनको माफ नहीं करेगा और आने वाले समय में उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और आपके मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सब जानते हैं कि पूरे देश ने विदेशों तक भी ये जो सिख धर्म को मजाक की है हरक रावत ने, ये बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय योग है। और हर शहर में हर गांव में गली गली में पुतले फूके जा रहे हैं। तो आज यहाँ किच्छा में भी पुतला दहन किया है और खाली पुतले दहन से बात नहीं बनेगी, इनको कम से कम जाकर के वहाँ अकाल तख्त श्री हरमंदिर साहिब जो सिख धर्म का सुप्रीम कोर्ट है वहाँ जाकर के माफी मांगनी चाहिए। इनको सिख धर्म से माफी मांगनी चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए कि आप जनप्रतिनिधि होते हुए और स्टेज से ऐसी बातें बोल रहे हैं। जिस धर्म ने आपको बचाया हो, जिस धर्म ने आपकी रक्षा की हो, उस समय 12 बजे क्यों नहीं बोलते जब इनके यहाँ जाके लंगर लगाते हैं आपदा में। जब आपदा आती है तो सबसे पहले सिख धर्म पहुंचता है वहाँ, और क्यों नहीं पहुंचता है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।